So question number 21, in Victorian literary and cultural criticism, Matthew Arnold argued for the role of literature and criticism in cultivating human culture. Which of the following statements most accurately reflects Arnold's philosophy, distinguishing it from his contemporaries such as John Ruskin, Thomas Carlyle, or John Henry Newman? लिटरेरी एंड कल्चरल क्रिटिसिज्म इसमें जो आंसर ऑप्शन बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर सी, कि जिसमें जो लिटरेचर और क्रिटिसिज्म जो है मस्ट एक्ट एज disinterested moral guides, fostering intellectual and spiritual elevation by transmitting the best that has been thought and said, independent of sectarian or political pressures. यहाँ पर इसमें जो अर्नोल्ड है वो एडवोकेट करता है कल्चर के लिए कि परस्यूट ऑफ परफेक्शन शुड बी थ्रू नॉलेज। तो इसमें कोई प्रैक्टिकल एम या कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो इसमें एक क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी बनता है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूजीन ओनील प्लेज वाज परफॉर्मड posthumously for the first time despite being completed years earlier and had its world premiere in Stockholm, Sweden before its American debut. तो इसमें सही आंसर ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 22 का है वो है ऑप्शन बी, जैसे लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट। जो ओनील है उसने जब कंप्लीट की अपनी ऑटोबायोग्राफी 1941 में, तो उसमें उसने स्टिपुलेट किया कि इससे उसके मरने के 25 साल बाद इसे परफॉर्म नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जो उसकी विडो थी, जो उसकी वाइफ थी, तो उसने कहा कि नहीं, इसे उससे पहले ही किया जाना चाहिए। इसको वर्ल्ड प्रीमियर इन स्टॉकहोम में मिलता है स्वीडन में 1956 में। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 इज द फॉलोइंग आर नोटेबल इंग्लिश वर्क्स बाय ऑफ question number 23. Question number 23, the following are notable English works of diaries, letters and personal reflections. तो इसमें क्या करें, मैच each work in column A with its character author in column B. तो इसमें कॉलम ए जो इसमें वर्क्स आते हैं जैसे डायरी एंड लेटर्स ऑफ मैडम डी आर्बले, सेकंड वन ब्रेव लाइवर्स, थर्ड वन द ग्रासमी जर्नल्स, फोर्थ वन anecdotes of the late Samuel Johnson, and fifth one Timber or Discovers. फिफ्थ वन Timber or Discoveries. तो इसमें ऑप्शन यहाँ पे है 1 Ben Jonson, John Aubrey, Dorothy Wordsworth, Hester Thrale, Piozzi, Fanny Burney. इसमें इनको देखना है कि कौन किसके साथ मैच होता है। तो इसमें जो सही मैचिंग है इसकी वो है ऑप्शन नंबर बी, जैसे 1 5th के साथ सेकंड, सेकंड के साथ थर्ड, थर्ड के साथ फोर्थ, फोर्थ के साथ एंड फिफ्थ फर्स्ट के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है, विच आर द फॉलोइंग मुल्क राज आनंद's works was originally published in 1939 by Jonathan Cape, London, dedicated to Jawaharlal Nehru, and later revised in 1957 with an added chapter reflecting on the Quit India movement. तो इसमें इसका जो आंसर ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, द स्वॉर्ड एंड द सिकल, जो मुल्क राज आनंद की नॉवल जो 1942 में लिखी हुई है। जबकि इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो लिखा है ओरिजिनल पब्लिश इन 1939, असल में ये गलत है। जो है असल में इसे 1942 में पब्लिश किया गया था। कि इस नॉवल में जो है ये डेडिकेट किया गया था जवाहरलाल नेहरू के लिए, और इसे रिवाइज भी किया हुआ था 1957 में। और इसकी पब्लिशिंग डेट जो मैंने आपको बता दी कि 1939 में जो लिखा है वो सही नहीं, असल में इसकी जो सही पब्लिशिंग डेट है वो 1942 में है। और इसमें जो थर्ड पार्ट जो है आनंद ट्रिलॉजी, जिसमें वो फीचर करते हैं लाल सिंह को। तो ये था क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में जो मैंने आपको बताया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन क्या है, द स्वॉर्ड एंड द सिकल, जो उन्होंने लिखा था 1942 में। तो यहाँ पर 1939 इन्होंने लिखा है। तो असल में इसमें डेट डिस्क्रिपेंसी है कि असल में सही पब्लिशिंग डेट क्या है इसमें। तो मेरा मानना है कि 1942 में इसे असल में पब्लिश किया हुआ था, और यहाँ पे ये डिस्क्रिपेंसी है। क्वेश्चन नंबर 25, गिवन बेलो आर टू स्टेटमेंट्स, assertion A एंड assertion B. Assertion A में white noise critics the pervasive influence of media and consumer culture on contemporary consciousness, portraying how technology mediates both fear and desire. तो इसमें रीजन आर है, द नॉवल प्रेजेंट्स जैक ग्लैडनी's obsession with airborne toxic events
as a metaphor for the anxieties generated by hyper-mediated modern life, showing that fear becomes commodified and circulated through mass culture. तो इसमें हमें देखना है, इन द लाइट ऑफ द above statement चूज अ करेक्ट ऑप्शन। तो जो आंसर ऑप्शन इसका बनता है वो बनता है ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर are true and R is the correct explanation of A। तो ये इसका आंसर है। ये दोनों जो है ये दोनों सही है। जो R जो रीजन इसमें दिया हुआ है वो बिल्कुल एक्सप्लेन करता है इस assertion को। जैसे white noise critic is the persuasive influence of media and consumer culture on contemporary consciousness, portraying how technology mediates both fear and desire। तो इसमें the novel presents Jack Gladney's obsession with airborne toxic events as a metaphor for the anxiety generated by hyper-mediated modern life, showing that fear becomes commodified and circulated through mass culture। तो इसका ये सही रीजन भी बनता है। तो इसमें दोनों, एक तो सही है, दूसरा जो आर है जो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी करता है कि ए असर्शन में ये क्या कहना चाहता है। I'm going for question number 26. Complete the following line from Don Juan, Canto 1, Stanza 1. I want a hero and uncommon want, when every year and month sends forth a new one, till after cloying the gazettes with cant, the age discovers he is not the true one. Which line follows next? तो इसमें ये हमें देखना है कि अगली लाइन क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनमें हमें अगली लाइन देखनी है कि इसमें से कौन सी अगली लाइन बनती है। तो इसमें जो आंसर ऑप्शन है वो सी है, क्योंकि इसके बाद जो लाइन आती है वो है आई वॉन्ट हिम सिटल बट नन अपीयर टू बी वन। तो ये इसके बाद तो सी जो है वो इसका आंसर ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27। Which of the following statements best captures the significance of serialization in Dickens novels? तो इसमें जो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसमें जो आंसर ऑप्शन जो है इसका वो बनता है ऑप्शन बी, जिसमें serialization enabled Dickens to adopt his narrative in response to public reception, shaping character development, plot pacing and thematic emphasis over time। तो ये इसका सही ऑप्शन आंसर बनता है। तो इसके साथ ये क्वेश्चन नंबर 27 जो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि असल में डिकन्स जो है उसने पब्लिश की है मोस्ट ऑफ हिज मेजर नॉवेल्स इन मंथली और वीकली इंस्टॉलमेंट्स। तो ये जो मेथड जहाँ पे जो क्रिएट किया गया है ये एक डायनेमिक फीडबैक लूप है इसकी रीडर्स की तरफ, जिसमें वो एलो करता है कि एडजस्ट किया जाए कैरेक्टर डेवलपमेंट को या हाइटन किया जाए सस्पेंस को, और इवन की चेंज किया जाए प्लॉट की डायरेक्शंस को रीडर की एंथुसियाज्म या उसकी क्रिटिसिज्म की बुनियाद पे, कि इस प्रोसेस के ज़रिए से वो इसको हाईली कोलैबोरेशन इसमें लाना चाहता है कि इसमें इश्तिराकियत आ जाए, कि इसमें ऑडियंस जो है वो भी हिस्सा ले लें। तो ये डिकन्स की एक टेक्निक है कि इस तरह से कर देना।